तो कहानी शुरू होती है एक जादुई क्लासरूम से। हाँ, वैम्पायर है वो, और वाइस प्रेसिडेंट के छोटे भाई भी। बिल्कुल, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर एस क्लास के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उन्हें S1 लिखे बैच देते हैं। अच्छा। कहा गया है कि ये पहचान के लिए हैं और हॉस्टल के बाहर इन्हें हमेशा पहनना होगा। हाँ, और इन बैजों का एक सिस्टम भी है, पॉइंट्स वाला। महीने के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, कैसे? रैंक 20 से 11 वालों को उन्हें मिलेंगे 1000 पॉइंट्स। रैंक 10 से 2 को 3000। ठीक है। और रैंक 1 वाले को उसको सीधे 5000 पॉइंट्स। ओह, 5000। तो जैसे ही ये अनाउंस होता है एंथनी के पॉइंट्स बढ़कर 31000 हो जाते हैं। 31000, वाह। प्रोफेसर ने ये भी समझाया कि ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि एकेडमी में सब कुछ महंगा होने वाला है। बिल्कुल, और खासकर अमीर परिवारों से आए छात्रों के लिए उन्हें पैसे का मैनेजमेंट सीखना होगा। ये दिलचस्प है कि एंथनी क्या सोचता है। हाँ। जिसे लगता है शायद उसे इन पॉइंट्स की जरूरत कम पड़े। हाँ, अपनी सिस्टम और ब्लड लाइन की वजह से। लेकिन वो फिर भी इन्हें जमा करने का सोचता है। क्यों? उसके हिसाब से ये पॉइंट्स आगे चलकर दूसरों के लिए काम आ सकते हैं, जैसे संसाधन के तौर पर या फिर रिश्वत के लिए। अच्छा। मतलब वो इसे एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देख रहा है, अपने लिए नहीं। बिल्कुल, यही लगता है। अच्छा, तो इसके बाद पहली क्लास शुरू होती है। हाँ। माना कंट्रोल पर। हाँ, प्रोफेसर केविन बताते हैं कि माना कंट्रोल ही सब कुछ है, बेसिक। हाँ, कहते हैं जिसके पास बेहतर कंट्रोल है वो एक मामूली सी चाल को भी घातक बना सकता है। और वो ये भी बताते हैं कि सभी नस्लों में राक्षस, दूसरी नस्लें, दानव, सबके अंदर कोर होते हैं। जहाँ माना जमा होता है। सही। और फिर वो पूछते हैं कि इन कोर में फर्क क्या है। और ये भी साफ कर देते हैं कि जवाब देने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं, वो रैंडमली रैंक चुनेंगे। हाँ, और वो चुनते हैं रैंक 19, जोसेफ वर्डवेल, एक एल्फ। अच्छा, तो जोसेफ क्या बताता है? जोसेफ बताता है कि दानवों के कोर एकदम काले होते हैं क्योंकि वो केओस इस्तेमाल करते हैं। ओके। जबकि दूसरी नस्लों और राक्षसों के कोर नीले होते हैं, माना वाले। और एक और बड़ा फर्क है, मरने पर दानवों और अन्य नस्लों के कोर तो वो माहौल में घुल जाते हैं। अच्छा। सिर्फ शरीर और थोड़ा माना बचता है, लेकिन जानवरों के कोर वो मरने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो इस जवाब के लिए जोसेफ को कुछ मिला? हाँ, 50 पॉइंट्स मिले उसे। ठीक है। प्रोफेसर आगे क्या बताते हैं? प्रोफेसर आगे बताते हैं कि माना पथ तो सामान्य है और किसी के छोड़े गए माना से उसके तत्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है। हाँ, शर्त ये कि आपका खुद का माना और तत्व पर कंट्रोल वो सामने वाले से बेहतर हो। ठीक है। तो अगला सवाल था सामान्य माना फ्लो और पथ के बारे में। हाँ, और इस बार प्रोफेसर चुनते हैं रैंक 1 को, एंथनी। एंथनी, जो अब तक शायद खिड़की से बाहर देख रहा था, वो बस अपनी उंगलियां चटकाता है और देखते ही देखते हवा में एक इंसानी शक्ल की नीली लकीरों वाली आकृति बन जाती है। अरे वाह! जिसके पेट के निचले हिस्से में एक पत्थर जैसा चीज दिख रहा है, कोर। और नीले कण माना दिखाते हुए और 5 दूसरे चमकीले कण तत्व दिखाते हुए वो पूरी क्लास में तैरने लगते हैं। ये सब इल्यूजन मैजिक से, भ्रम जादू। कमाल है। फिर वो इसी इल्यूजन से समझाता है कि साधना कैसे काम करती है। हाँ, कि आसपास के माना को कोर में खींचा जाता है, कोर मजबूत होता है, बड़ा होता है, ज्यादा माना रख पाता है। तलवारबाज इसी माना से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। वो आगे बताता है कि जैसे जैसे माना और कंट्रोल बढ़ता है, तत्व हमारे साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और वो शरीर के चारों ओर कैसे नाचेंगे, ये हमारी उनसे करीबी आत्मीयता पर निर्भर करता है। और अगर किसी का माना और तत्व पर कंट्रोल बहुत सटीक हो, एकदम परफेक्ट, तो वो अपने तत्व को छुपा भी सकता है। ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ माना इस्तेमाल कर रहा है। ओह, पूरी क्लास तो दंग रह गई होगी। हाँ, सब हैरान थे एंथनी के प्रदर्शन और उसके इल्यूजन मैजिक के ज्ञान से। प्रोफेसर भी काफी प्रभावित लगे। पॉइंट्स भी दिए होंगे। हाँ, प्रदर्शन के लिए 1000 पॉइंट्स और जवाब के लिए 300 पॉइंट्स। 1300 पॉइंट्स एक साथ। हाँ, लेकिन प्रोफेसर केविन वो मन ही मन कुछ और सोच रहे थे। क्या? उन्हें लगा कि एंथनी एक राक्षस है। उन्हें शक हुआ कि एंथनी उनकी खास आंखों के बारे में जान गया है। खास आंखें? हाँ, एक ऐसा राज जो सिर्फ उनकी बहन द ब्लड एम्प्रेस जानती हैं। वो हैरान थे कि एक 15 साल का लड़का ये बात कैसे भाप गया। ये तो बड़ी बात है। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बज जाती है। अच्छा। प्रोफेसर क्लास खत्म करते हैं और रैंक 2 टियारा को उसे तुरंत अपने पीछे आने को कहते हैं। जवाब का इंतजार किए बिना? हाँ, बिना इंतजार किए चले जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स तो बस देखते रह जाते हैं अजीब नजरों से।
एंथनी का क्या अंदाजा है इस बारे में? एंथनी सोचता है कि प्रोफेसर टियारा को वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जा रहे हैं द ब्लड एम्प्रेस के पास, ताकि वो टियारा को अपनी शिष्या बना लें। हाँ, यही उसका अंदाजा है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि द ब्लड एम्प्रेस ने तो हमेशा मना किया है शिष्य बनाने से, यही कहकर कि किसी की प्रतिभा उन्हें संतुष्ट करने लायक नहीं है। बिल्कुल। एंथनी सोचता है कि अब जल्द ही, मतलब अलग अलग नस्लों के कई लोग टियारा का पक्ष लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो खुद को इससे अलग रख रहा है। तो कहानी यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। एक किरदार का सफर शायद बड़े पैमाने पर असर डालने वाला है। सही कहा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।